स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है साहस की सीरीज, जहाँ पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं आपके साथ। हमने 1707 से स्टार्ट किया एंड ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से अलग अलग यूरोपियन पावर्स भारत में आती हैं। इन सभी यूरोपियन पावर्स में कॉन्टेस्ट होता है फॉर पावर स्ट्रगल, एंड इन पावर स्ट्रगल में ब्रिटेन और फ्रांस ये दो कंटेंडर्स बनते हैं और इसमें फ्रांस डिफीट हो जाता है, ब्रिटिश जीत जाता है, इमर्ज हो जाता है और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है पूरे भारत की एनेक्सेशन का। इस एनेक्सेशन के बाद कई सारा उत्पीड़न किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जिसके बाद भारतीय लोग इसका जवाब देते हैं 1857 के रिवोल्ट में। 1857 के रिवोल्ट से बेसिकली हमें समझ लग जाता है कि हमें खुद को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दैट आवर पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ी लिमिटेशन 1857 रिवोल्ट की ये थी कि वहां पर ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि रिवोल्ट के बाद भारत का क्या फ्यूचर होगा। एक पॉलिटिकल रोड मैप क्लियर तैयार नहीं था। तो इस वजह से जो हमारे एलीट ग्रुप्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे भारत में, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। इन सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटीग्रेट और कंसोलिडेट करने की बात होती है और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस रखवाने की बात होती है, जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट हाउएवर ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहां पर भारतीयों में सिमरिंग डिस्कंटेंट, यानी कि जो भी नाराजगी है भारतीयों के बीच में, उसके बारे में अंग्रेजों को पहले से ही पता लग जाए और ऐसा ना हो कि अचानक एकदम से पटाखा फटे और फिर जाके उनको पता लग रहा है, जैसे 1857 रिवोल्ट के टाइम पर हुआ था। और भारतीय लोग भी बहुत ज्यादा कॉशियस थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन बना लें, हमें पॉलिटिकल कंसेशंस चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेज शक की निगाह से देखें और उसको बनने से पहले ही सप्रेस कर दें। कॉन्सिक्वेंटली A.O. ह्यूम की मदद से कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई और ब्रिटिश भी चाहते थे कि कांग्रेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे ताकि जो भी नाराजगी है लोगों की वो हम तक कम से कम पहुंच जाए। उस पर करना या ना करना कुछ भी कार्यवाही वो अंग्रेजों के ऊपर है, बट ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए। और अंग्रेज चाहते थे कि एक ब्रिटिश अफसर अगर इसकी फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड रहेगा तो इसको उस शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा जो कि अदरवाइज देखा जाता। कांग्रेस का निर्माण हो जाता है। उसके बाद ये मॉडरेट अप्रोच फॉलो करते हैं। मॉडरेट अप्रोच से बात नहीं बनती तो फिर एक्सट्रीमिज्म नजर आता है। फाइनली करजन का एक एक्शन जहां पर बंगाल की पार्टीशन की जाती है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में जो यंग एलिमेंट्स हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। तो करजन के उस एक्शन के अगेंस्ट वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा बोलबाला ज्यादा होता है। मॉडरेट्स डर रहे होते हैं कि ये कहीं हाथ से बाहर ना चली जाए पूरी की पूरी मूवमेंट, बट समहाउ एक्सट्रीमिस्ट अपने धुन के पक्के होते हैं एंड दे आर एबल टू मैनेज स्वदेशी मूवमेंट क्वाइट वेल। हाउएवर 1907 के सूरत सेशन में बहुत ज्यादा जो मिसकम्युनिकेशन होती है दोनों ग्रुप्स के बीच में, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एंड जो स्वदेशी मूवमेंट के गोल्स को डिफाइन किया गया था, उन गोल्स की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 रेजोल्यूशंस ली गई थी, राइट। स्वराज की रेजोल्यूशन, राइट, एंड नेशनलिस्ट एजुकेशन के बारे में रेजोल्यूशन ली गई थी एंड अन्य रेजोल्यूशंस के ऊपर इंटरप्रिटेशन में काफी फर्क आ गया था। पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा, स्वराज की वीडियो में हमने इस चीज को काफी स्वदेशी मूवमेंट के वीडियो में हमने इसको काफी अच्छे से कवर कर रखा है। तो इतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, इंटरप्रिटेशन में इतना फर्क आ गया था कि हर कोई मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने अपने हिसाब से मूवमेंट को लीड करना चाहते थे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी लेके जाया जाए, मॉडरेट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सिर्फ लिवरपूल सॉल्ट या मैनचेस्टर कपड़े की जगह नहीं बल्कि हर चीज को बॉयकॉट करना चाहिए। मॉडरेट्स इसके भी खिलाफ थे, वो चाहते थे कि नहीं, लिमिटेड रखो अपना बॉयकॉट भी, राइट। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ ये कि 1907 में जब ताप्ती नदी के पास सूरत में सेशन होता है तो वहां पर झड़प हो जाती है दोनों ग्रुप्स के बीच में और कांग्रेस का डिवीजन हो जाती है। इस डिवीजन के बाद बहुत सारे यूथ एक तरीके से खुद को डायरेक्शनलेस पाता है और जब भी यूथ डायरेक्शनलेस होता है तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन की तरफ बढ़ जाता है। इस इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में हम देखते हैं कि किस तरह से अर्ली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की शुरुआत में किस प्रकार से रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म उसकी इमर्जेंस होती है। मानिकतला बॉम्ब फैक्ट्री केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, राइट, पूना कॉन्स्पिरेसी केस, इन सभी की सभी चीजों को हम काफी ब्रॉडली और काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं सबसे क्रूशल हिस्से में, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, पिछले 36 लेक्चर्स का मैंने आपको सार बता दिया, ठीक है। I have given you the entire summary of last 36 lectures that we have done so far, right? So today we are going to cover something very important.
और इस पर्टिकुलर पोर्शन से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर। आपका अपकमिंग प्रीलिम्स भी काफी पास है और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको भी प्रीलिम्स को दिमाग में रख के चीजों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो कितनी भी अच्छी आपकी मेन आंसर राइटिंग हो, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो साफ सी बात है कि वो मौका ही नहीं मिलेगा आपको अपनी वो कला को प्रदर्शित करने का। तो प्रीलिम्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, उसके ऊपर पूरा एम्फेसिस देना है। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं 1914 के साल में। यहां पर वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी और भारत के नेशनलिज्म में इन इंटरनेशनल इवेंट्स का क्या असर हुआ था, इस चीज को हम देखेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर भारत में होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और पैरेलली भारत के अंदर होम रूल मूवमेंट का एक तरीके से आगमन हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर वन, इसको हालांकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में कवर करते हैं इन आर P2I बैच। यहां पर आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा था कि 1914 एक लैंडमार्क ईयर था, एक बेंचमार्क ईयर माना जाता है, वाटरशेड ईयर माना जाता है। इस टाइम तक सभी यूरोपियन कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा एवोल्यूशन कर ली थी, राइट। एंड जब टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हुई तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो गई थी। और इन यूरोपियन कंट्रीज में ना एकता की कहीं ना कहीं कमी थी। ठीक है, दैट देयर वाज अ कॉबवेब ऑफ मल्टीपल अलायंसेस दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो जिन यूरोपियन कंट्रीज की आपस में बनती नहीं थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है डिफेंस में, राइट, तो उनका वैसे ही मन कर रहा था कि एक मौका मिले और हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने दुश्मन को नस्तो नाबूद कर दें, राइट। तो ये जो डिसकंटेंट या कह लीजिए ये जो कन्फ्रंटेशन का माहौल था ये वैसे ही पीक कर रहा था, राइट। सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि एक इवेंट होगा और सभी यूरोपियन कंट्रीज दे विल फाइंड देमसेल्व्स एनगल्फ्ड इन द वॉर। और ये इवेंट कब होता है? ये इवेंट होता है 28 जून 1914 को, राइट। 28 जून 1914 को एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसकी वजह से दुनिया की हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। 28 जून 1914 व्हाट हैपन्स कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के आर्च ड्यूक, यानी कि आप इनको समझ लीजिए कि एम्परर के बेटे आप मान सकते हैं, क्राउन प्रिंस भी इनको कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एक ओपन जीप में अपनी वाइफ के साथ टहल रहे थे, दौरे पर निकले हुए थे, राइट। तो इसी में क्या हुआ कि एक सर्ब नेशनलिस्ट, राइट, सर्बिया और ऑस्ट्रिया की आपस में बनती नहीं थी, तो एक सर्ब नेशनलिस्ट नेम्ड गेवरिलो प्रिंसिप, इन्होंने इसकी असैसिनेशन कर दी। एक्चुअली इसकी कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कहा जाता है कि इनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे ऑन द सेम डे। क्या हुआ था कि पहले इनका काफिला निकल रहा था 2 गाड़ियों का, राइट, और ओपन जीप में घूम रहे थे। तो सर्ब नेशनलिस्ट पहले ही इनको असैसिनेट करने के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने इनकी गाड़ी पर बॉम्ब फेंका। लेकिन हुआ यह कि इनकी गाड़ी आगे निकल गई, पीछे वाली गाड़ी बॉम्ब से फट गई, राइट। एंड चाहिए तो इनको ये था कि ये एक सेफ जगह पर जाकर हाइड आउट में बैठ जाएं ताकि इनका जीवन बचा रहे, लेकिन नहीं। हुआ ये कि इन्होंने अपनी गाड़ी वापस घुमाई, ये लोग जो हॉस्पिटल में गए, ठीक है, इन्होंने उनका हालचाल पूछा और उसके बाद वापस उसी ओपन गाड़ी में घूम रहे हैं। इनके ड्राइवर से एक गलत टर्न लिया जाता है और कोइंसिडेंट होता है कि वहां पर जो एक असैसिनेटर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, उसने दोबारा एक ट्राई किया, ठीक है, उसको दिख गया कि इसकी गाड़ी फिर से वापस आ रही है, राइट। तो मुच्छड़ भाई साहब को वहां पर ही इसने गोली मार दी, राइट। और जैसे ही इसके ऊपर ये अटैक हुआ, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो ये इंटरप्ले या कॉबवेब ऑफ अलायंसेस क्या था, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। ये रफली ना मैप है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का। तो इसमें आप ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज सर्बिया एम्पायर। ऑस्ट्रिया और सर्बिया इनकी आपस में बनती नहीं थी। सर्बियंस और रशियंस, ठीक है, इनकी आपस में थोड़ा रिलेशंस अच्छे माने जाते थे, राइट। प्लस रशिया और फ्रांस भी, इनके भी रिलेशंस अच्छे माने जाते थे, ठीक है। इनके बीच में एक अलायंस हो रखी थी कि अगर रशिया किसी वॉर पे जाता है तो फ्रांस इसको सपोर्ट करने आएगा। एंड ऑस्ट्रिया का ऐसा था कि अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक करता है या सर्बिया रिटेलिएट करता है ऑस्ट्रिया के ऊपर, तो जर्मनी इसकी हेल्प करेगा। एंड फ्रांस ने भी, हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन ये यूरोप में हिस्टोरिकली आर्च एनिमीज रहे, लेकिन इस टाइम पर फ्रांस और यूके में भी एक संधि समझौता हो रखा था कि अगर फ्रांस वॉर में एंटर होता है तो यूके को भी हेल्प करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है कि जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, ऑस्ट्रिया
और सर्बिया की लड़ाई हो जाती है। जैसे ही सर्बिया की लड़ाई होती है, रशिया सर्बिया को हेल्प करने आ जाता है और रशिया और फ्रांस की इस अलायंस की वजह से फ्रांस भी पिक्चर में आ जाता है। जैसे ही फ्रांस पिक्चर में आता है तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को प्रॉमिस किया था कि फ्रांस अगर पिक्चर में आया तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो ये 1 2 3 4 5 कंट्रीज आपस में वॉर पे चल जाते हैं। वॉर कॉम्प्लिकेट होती है और जर्मनी को एक प्लान बनाना है। जर्मनी क्या करता है, एक प्लान ऐसा बनाता है, राइट, कि फ्रांस को वेस्टर्न फ्रंट में ये मात देके अपनी फोर्सेस को ईस्टर्न फ्रंट पर भेजकर रशिया को डिफीट करेगा। क्योंकि जर्मनी का मानना था कि रशिया इतना बड़ा एम्पायर है और थोड़ा सा ना ढीला एम्पायर था कि ये चीजें स्लो करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सोचा कि हम फ्रांस से पहले निपटेंगे, उसके बाद रशिया को देख लेंगे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर। बट हुआ ये कि फ्रांस ने बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस दी, राइट। तो जर्मनी का प्लान इतना वर्क नहीं किया और ईस्टर्न फ्रंट पर भी ये इतने टाइमली अपनी फोर्सेस उतनी स्ट्रेंथ में नहीं पहुंचा पाया, राइट, क्योंकि रशिया भी जरूरत से पहले रेडी हो गया वॉर के लिए। एंड यहां पर फिर एक तरीके की स्टेलमेट सी चल रही है। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट करने के लिए बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस को इन्वेड करने की कोशिश की, ठीक है। तो इनिशियली जब फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी, जर्मनी ने यूके की हेल्प मांगी, तो उसने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, बट अभी ऐसे हमें लग नहीं रहा कि हमें एंटर होना चाहिए, आप निपट जाओगे जर्मनी से अकेले। लेकिन जब बेल्जियम पर, ठीक है, जब बेल्जियम के ऊपर जर्मनी ने इन्वेजन कर दी, बेल्जियम फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, तो यूके ने जर्मनी के ऊपर इल्जाम लगाया कि अब ये न्यूट्रल कंट्रीज की टेरिटरी को भी इनक्रोच कर रहा है, तो आई विल हैव टू एंटर द वॉर। कॉन्सिक्वेंटली 4 अगस्त 1914 आते आते, ठीक है, ब्रिटेन ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड क्योंकि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो इंडिया वॉज मेड अ बेलिजरेंट नेशन एज वेल। बेलिजरेंट का मतलब होता है वो देश जो कि जंग में शामिल हो चुका है। अब यहां पर 1914 में, ठीक है, 1914 में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिन्होंने भारत की हिस्ट्री को भी चेंज करना है। 1914 एक ऐसा साल था जिसने देखो दुनिया का तो नक्शा ही बदल के रख दिया। भारत में भी बड़े ही सिग्निफिकेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं। इसमें ऐसा है कि बाल गंगाधर तिलक, हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है, राइट, एंड मांडले जेल में रहते हैं, ठीक है। मांडले जेल में रहने के बाद इनको 1914 अगस्त 1914 में रिलीज कर दिया जाता है। और रिलीज होने के बाद अब जिस भारत में ये प्रवेश कर चुके हैं, ये भारत 1907-8 का भारत नहीं है। श्री अरबिंदो घोष, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर दिया है। कांग्रेस जो है, इट इज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स और बहुत ही कमजोर बैठी हुई है, राइट। ब्रिटेन के पास अच्छी खासी पावर है। 1909 के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिससे कि हमारी आवाम इतना खुश भी नहीं है, राइट। एंड जंग दुनिया में जो चल रही है वो एक अलग कहानी है। यहां पर बाल गंगाधर तिलक को यह रियलाइज हुआ कि अगर हमें कुछ सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स लाने हैं तो देखो कांग्रेस का सपोर्ट जरूरी रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस में बहुत पावर थी, राइट, या फिर ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में मॉडरेट्स के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वो अंग्रेजों को मना सकते थे। बट सिचुएशन ऐसी थी कि क्योंकि कांग्रेस को बनाने में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा हाथ था, राइट। तो ब्रिटिश मीडिया के लिए कांग्रेस की आवाज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द आवाज ऑफ इंडियन पीपल। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी की रीच को वाइड करना चाहते हो आप, तो कांग्रेस का समर्थन उस समय पर जरूरी था। तो बाल गंगाधर तिलक ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक यह कोशिश की कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनका आपस में संधि कराई जाए। दिसंबर 1914 के सेशन में इन्होंने ये कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश विफल रही। उसके बाद एनी बेसेंट भी पिक्चर में आ जाती हैं। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी हैं जो भारत में आती हैं, मद्रास में ही आती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ इनका संबंध होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सोशल रिलीजियस सोसाइटी है, राइट। और आयरलैंड में एक मूवमेंट चलती है, ठीक है, 20th सेंचुरी में, जहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, यानी कि सेल्फ रूल की, होम रूल / सेल्फ रूल की बात होती है। इस रूल में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट कर रहे हैं या ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से बाहर खदेड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, क्राउन ने राज करना है, क्राउन का कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन हमें भी स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए कि आपकी छत्रो छाया में हम सेल्फ गवर्नेंस करेंगे। कि अभी वाइसराय अपनी मर्जी से बिल बना लेता है, अपनी मर्जी से एक्शन ले लेता है, राइट, हर चीज उसकी चलती है, इंडियंस को कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहां पे वाइसराय का काम नहीं होना चाहिए, हम डोमिनियन एक बनाते हैं और उस डोमिनियन में जो इलेक्टोरेट है वो चूज करेगा कि कौन लोग असेंबली में बैठेंगे, उसी असेंबली में से सरकार बनेगी लोगों की, राइट, और वही सरकार फिर अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपना निर्णय लेगी, राइट। तो दिस इज बेसिकली होम रूल के अपना राज यहां पर चाहिए, ठीक है। अंग्रेज
उनकी छत्रो छाया है, क्राउन के हमारे ऊपर बैठा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। तो आयरलैंड से, ठीक है, आयरिश ओरिजिन की एनी बेसेंट है, तो उसका काफ़ी प्रभाव रहा। तो इनका मानना था कि इस तरह की सिमिलर मूवमेंट हमें भारत में भी शुरू करनी चाहिए, राइट। एनी बेसेंट को भी ये रियलाइज हो गया कि भारत में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी है। तो 1915 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने काफ़ी यत्न किए। बाल गंगाधर तिलक के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो स्वर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो गए थे। स्वदेशी मूवमेंट में हमने देखा दैट ही वॉज अ हॉट ब्लडेड पर्सन, राइट। हॉट ब्लडेड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा वोकल थे अपनी बातों और अपने विचारों को लेकर। यहाँ पर इन्होंने अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने रिलीजियस सिंबल्स और रिलीजियस रेफरेंसेस को यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको रियलाइज होगा कि यार स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई। अब हम वो चीज़ नहीं करेंगे ताकि मुस्लिम जनता भी हमारे साथ जुड़े और हमारी मूवमेंट को थोड़ा और एक वाइडर रीच मिले, इसमें नंबर्स की पावर हो हमारे पास। दूसरा, इन्होंने ये साफ कह दिया कि देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्राउन को टॉपल करना नहीं है। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टॉपल द क्राउन रूल, आई जस्ट वॉन्ट होम रूल सिमिलर टू द वन जो कि आयरलैंड में मांगा जा रहा है, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस की हिसाब से बात कर रहे थे। काफी ज्यादा यत्न होते हैं। फाइनली 1915 के दिसंबर के कांग्रेस सेशन में क्या होता है कि इनके एफर्ट्स थोड़ा सा फ्रूटफुल रहते हैं, रंग लाते हैं, और उसमें व्हाट हैपेंस कि उस टाइम तक ना दो इंपॉर्टेंट लीडर्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की तरफ जूता आया था, वो टप्पा खा के फिरोज शाह मेहता के भी मुंह पर लग गया था, ठीक है। तो उस वजह से फिरोज शाह मेहता वाज वेरी फिरोशियस एंड वेरी एजिटेटेड अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट्स, राइट। और गोपाल कृष्ण गोखले ये भी काफी ज्यादा गुस्से में रहे थे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ही हैड टू सकम टू हिज फॉलोअर्स, ठीक है। वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं कर रहे थे। तो 1915 में इन दोनों मेन लीडर्स की डेथ हो जाती है। इन दोनों मेन लीडर्स की डेथ होने के बाद कांग्रेस में भी एक अंडरकरंट होता है। उनको भी पता होता है कि सूरत स्प्लिट के बाद हम भी कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहे, दुनिया बदलती जा रही है, देश बदलता जा रहा है, अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम एक ऐसी जंग का पार्ट बन रहे हैं जो हमने ना शुरू की, ना हमारा उससे कोई लेना देना है, होगा तो क्या सिर्फ हमारे रिसोर्सेज ड्रेन होंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर माना जाता है कि नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अगर हम अलाउ कर दें कम से कम टू रीजॉइन द कांग्रेस, तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। अब यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे वर अलाउड टू रीजॉइन, लेकिन यहां पर अभी पूरी तरह से पैचअप नहीं हुआ। पैचअप होगा लखनऊ सेशन में, ठीक है। यहां पर अभी सिर्फ दे वर अलाउड टू रीजॉइन द कांग्रेस। इसी के साथ एनी बेसेंट अपनी डिमांड्स रखती हैं और कहती हैं कि आपको एजुकेटिव प्रोपेगेंडा एक शुरू करना पड़ेगा फॉर द होम रूल। इसका मतलब ये होता है कि होम रूल क्या है, क्यों भारत को इसकी जरूरत है, और इसे अचीव करने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है। ये बात लोगों तक जब तक पहुंचेगी नहीं, तब तक लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलर टू स्वदेशी मूवमेंट के लोगों में जब प्रचार प्रसार बढ़ा, ठीक है, तब के टाइम पर जो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर था, जिसके बारे में मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं आपको पिछले सेशंस में, तो उस रेवोल्यूशनरी लिटरेचर ने ही लोगों को जागरूक किया था। तो सेम चीज हमें अभी करनी पड़ेगी। तो एजुकेटिव प्रोपेगेंडा एज वेल एज जो कांग्रेस की वर्किंग कमिटीज हैं, इनको रीइनविगरेट करो, इनको दोबारा से चालू करो। तो कांग्रेस इस चीज को मान गई। होम रूल लीग को स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस ने कोई खास अपना इतना मन दिखाया नहीं। एनी बेसेंट ने एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर आप नहीं माने तो सितंबर आते आते बाय सितंबर 1916 आई विल बी फ्री टू स्टार्ट माई ओन होम रूल लीग, ठीक है। तो शी वेटेड पेशेंटली, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मिलने से डेफिनेटली इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कवरेज मिल जाती है, ठीक है। ब्रिटिश मीडिया आ जाता है, वो कैमरा और रिपोर्टर्स ऐसे लिखने के लिए आ जाते हैं, वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भी चीजें छपती हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उस बात की गूंज दौड़ती है, फैलती है, राइट। और भारत की जो मौजूदा ब्रिटिश सरकार एट इंडिया, ब्रिटिश सरकार भारत में जो उस समय पर मौजूद थी, उसके ऊपर भी दबाव बनना शुरू हो जाता है कि इनकी डिमांड्स के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, राइट। तो एनी बेसेंट तो देखो बाउंड थी, शी कमिटेड एंड शी हैड टू वेट। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ही वाज नॉट बाउंड बाय एनी सच कमिटमेंट। तो इन्होंने डिसाइड किया कि समय आ गया कि बड़े ही विनम्रता पूर्वक हम अपनी डिमांड सामने रखेंगे। ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाल गंगाधर तिलक ने यह डिसाइड किया कि हम मूवमेंट तो चलाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट करेंगे। इसमें इनका मानना यह था कि वॉर एफर्ट्स में अगर हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो वॉर खत्म होने के पश्चात
अंग्रेज भी हमें अच्छे कंसेशंस देंगे जिससे कि भारत का भी भला हो सकता है, भारत को भी जो डोमिनियन स्टेटस या होम रूल की डिमांड कर रहे हैं वो वॉर के बाद मिल सकती है, राइट। तो कहा कि सपोर्ट करेंगे लेकिन अपनी डिमांड को भी अच्छे से सामने रखना है और उसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट हमें चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल अप्रैल 1916 में ही बना ली, ठीक है। इन अप्रैल 1916 इटसेल्फ बाल गंगाधर तिलक एस्टैब्लिश्ड हिज होम रूल लीग। होम रूल लीग क्या है, ठीक है, ये एक मूवमेंट ही है, ग्रुप ऑफ पीपल दे आर डिमांडिंग होम रूल, और ये जो लीग बनी ये बेलगाम में इन्होंने लॉन्च की, ठीक है। ये होम रूल लीग इनकी बेलगाम में लॉन्च हो गई थी। इस लीग के, बाल गंगाधर तिलक की लीग के जो हेडक्वार्टर्स थे देवर इन पूना, मेक सेंस, ठीक है। और जीएस खरपड़े एक काफी क्लोज फ्रेंड थे बाल गंगाधर तिलक के, ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ तिलक्स लीग। बाल गंगाधर तिलक की लीग, इनकी टोटल 6 ब्रांचेस थी, राइट। और क्योंकि एनी बेसेंट एक्चुअली कांग्रेस को एक मौका देना चाहती थी टू सपोर्ट हर लीग, तो ज़्यादातर जो ब्रांचेस बनेगी ना और फुल फ्लेज तरीके से जो मूवमेंट लॉन्च होगी वो एनी बेसेंट की लीग के लॉन्च के बाद ही होगी, राइट। तो इसलिए तिलक की लीग की लिमिटेड ब्रांचेस थी, 6 ब्रांचेस थी, एंड दे वर कवरिंग, राइट, कवरिंग द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेराड़। इसमें याद रहे कि महाराष्ट्र में बॉम्बे वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक्स लीग। अब हालांकि इसके रीजन यूपीएससी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं पूछेगी, ना ही कभी आज तक पूछा गया है कि बॉम्बे क्यों नहीं था, ठीक है, बॉम्बे क्यों बाल गंगाधर तिलक की लीग का पार्ट नहीं था, राइट। बट फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आपको बता देता हूं कि इसमें ऐसा था कि बॉम्बे में ना मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स का काफी बोलबाला था। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता के भी काफी सारे फॉलोअर्स बॉम्बे में काफी एक्टिव थे, राइट। एंड बाल गंगाधर तिलक को कहीं ना कहीं मॉडरेट्स के काफी सारे फॉलोअर्स दे वर क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ तिलक, राइट। तो इस लिहाज से बॉम्बे को माना गया कि एनी बेसेंट के अंडर इनको लगाने दो और बाल गंगाधर तिलक मीनवाइल बाकी जगह से अपनी लीग को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई एंड तिलक ने काम स्टार्ट कर दिया, प्रचार प्रसार का, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया जिससे कि लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये लीग में क्या होता था कि यंगस्टर्स और वॉलंटियर्स इस लीग को ज्वाइन करते थे, और वॉलंटियर्स की तरह मतलब वो प्रचार प्रसार करते थे, पैम्फलेट्स वगैरह बांटते थे, स्पीचेस देते थे, और जगह जगह पर अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने और सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता था। अब तिलक ने वेट की लेकिन कांग्रेस का कोई रिस्पांस था नहीं, तो एनी बेसेंट ने वेट की, कांग्रेस का कोई रिस्पांस था नहीं, तो एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास से अपनी लीग को लॉन्च कर दिया। एनी बेसेंट की इस लीग में जॉर्ज अरुंडेल, राइट, अ क्लोज एड ऑफ एनी बेसेंट, ये इनकी लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, एंड सर सुब्रमण्य अय्यर, ही सर्व्ड एज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ एनी बेसेंट्स लीग। सर सुब्रमण्य अय्यर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूं। कभी कभी यूपीएससी के साथ साथ अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये फैक्ट्स आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। क्या फैक्ट है, देखो, सर सुब्रमण्य अय्यर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सर सुब्रमण्य अय्यर, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड इनका मानना था कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की एक इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इन्होंने 1908 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी स्पिरिचुअलिटी को ही प्रोपेगेट करने के लिए, जिसको क्या कहा जाता था, प्लीज नोट इट डाउन, धर्म रखना, RAKHANA सभा, एस्टैब्लिश्ड इन 1908, राइट। 1908 में इन्होंने धर्म रखना सभा इसको भी सेटअप किया सर सुब्रमण्य अय्यर ने। इसी के साथ साथ ये पहले भारतीय बने जो कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, राइट, फर्स्ट इंडियन, प्लीज नोट इट डाउन, फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैड HC का मतलब मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। तो सर सुब्रमण्य अय्यर, राइट, ही वॉज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ एनी बेसेंट्स लीग, राइट। एनी बेसेंट की लीग इन एरियाज को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया को कवर कर रही थी, तो कॉन्सिक्वेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉम्बे सिटी इनकी लीग के अंडर आ रहा था। अब होम रूल लीग के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2025 की या 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो देखो ये लेक्चर्स आपके काफी काम आएंगे।
बट इसके साथ साथ और बहुत कुछ करना पड़ता है फॉर अ होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी आईएएस एग्जाम. You need to prepare current affairs properly. Current affairs should be structured enough. They should be provided to you in PDF form. उस PDF फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि एवरीथिंग अंडर द सन आपको दे रहे हैं हम, ठीक है. और इतने सारे करंट अफेयर्स समझ लो एक नेवर एंडिंग चीज है, और इसमें बिल्कुल लिमिटेड अगर कंटेंट आपको मिलता है उसको अच्छे से रिवाइज करके यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड मेन्स आंसर्स, राइट. करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है. यू नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ मेन्स एज वेल. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं. ऑन टॉप ऑफ इट आई एम वेरी श्योर कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई इक्का दुक्का डाउट आ जाए या स्ट्रैटेजी को लेकर कोई डाउट आ जाए, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सी बुक फॉलो करें. हालांकि इस सीरीज को अगर आप मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हो तो स्टडी IQ की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आप ले सकते हो, या इनफैक्ट इवन बेटर सेट ऑफ 18 बुक्स ही रख लो. स्टडी IQ का एक अच्छा सेट है. एक बार वो सेट ले लिया तो उसके बाद इधर उधर दूसरी किताबों में भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो यू कैन यूज दैट सेट ऑफ 18 बुक्स एज योर स्टैंडर्ड बुक्स. तो उसका आपको बेनिफिट पूरा का पूरा रहेगा, राइट. इसी के साथ साथ इस बैच के अंदर आपके वीकेंड्स के ऊपर 50 MCQs का टेस्ट होगा. उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी. उस टेस्ट से आपको पता लगेगा कि ठीक है, मैंने ये पोर्शन पढ़ा था, इस पोर्शन में से ये सवाल आ सकते हैं. तो आपकी जो नॉलेज बेस बनता है ना दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि बुक्स का एक लिमिटेड रोल होता है. स्टैंडर्ड बुक्स का लिमिटेड रोल होता है, क्लासेस का भी लिमिटेड रोल होता है. कई चीजें आप टेस्ट करके आपको मालूम पड़ती हैं, राइट. तो वो टेस्ट की भी रेलेवेंस है, वो आपको इस बैच में हर वीकेंड पर मिलेगा. डेली मेंस आंसर के ऊपर जो इवैल्यूएशन होगी उससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी. ऑन टॉप ऑफ इट इस बैच के अंदर, जिसकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, ये पूरा का पूरा बैच आपका बाय दिसंबर 2024 कंप्लीट हो जाएगा. जिसका मतलब ये है कि उस दिन के बाद से 2025 के लिए आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जहां पर डेली NCR में हमारे हॉस्टल में हमारे साथ रहकर आप मेंस की तैयारी करेंगे. मेंस में वी फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक अप्रोच. इसको हम 3-to-1 अप्रोच कहते हैं. मेंस में ऐसा है कि पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस. 3 दिन इसके लिए हम आपकी रिवीजन क्लासेस लगाते हैं, जिसमें मेंस की फोकस होता है मेंस के फॉर्डर के ऊपर और कैसे आंसर में चीजों को लिखा जा सकता है. 2 दिन आपकी रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आपका स्टैमिना बिल्ड होता है टू राइट 20 क्वेश्चंस, राइट 20 आंसर्स इन 3 hours इन 2 सेशंस अ डे. और एक दिन करंट अफेयर्स को आंसर एनरिचमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उस पर चर्चा होती है, राइट. तो मेंस को कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है. इसके साथ अलग से आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, राइट. और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है. प्रीलिम्स का भी क्रैश कोर्स मिलता है, जिसमें अगेन 75 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट और 15 के लगभग फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं. CSAT की क्लासेस और CSAT की वर्कशॉप्स भी हैं. तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड एंड एवरीथिंग दैट यू वांट. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का. उस पेज को देखकर इसकी फर्दर डिटेल्स आप जान सकते हैं. CS लाइव कोड यूज करने से ये लगभग 36,000 का कोर्स बेसिकली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा इन ओनली ₹23,999. कोई डाउट हो तो टेलीग्राम के ऊपर आप CS लाइव ग्रुप ज्वाइन कर लो, CSLIVEGROUP. यहां पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो. इसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है. हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते. अब जब एनी बेसन की लीग बन गई, ठीक है, तो एनी बेसन की लीग ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया. और यहां पर ना हम देखते हैं कि कुछ यंग लीडर्स जो आगे जाकर काफी ज्यादा झंडे गाड़ेंगे, राइट, पूर्ण स्वराज का झंडा एंड वेरियस अदर झंडास, राइट, वहां पर ये एनी बेसन की लीग को ज्वाइन करते हैं एंड बेसिकली उनकी ट्रेनिंग हो जाती है. वन सच पर्सन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये इलाहाबाद से एनी बेसन की लीग को ज्वाइन करते हैं एंड ही इज क्वाइट वोकल एंड क्वाइट एक्टिव इन होम रूल मूवमेंट, ठीक है. इसी के साथ साथ आप समझते हैं कि एजुकेटिव प्रोपेगेंडा कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. जस्ट लुक एट द फार्म लॉस, ठीक है. फार्म बिल्स के अगेंस्ट मूवमेंट हुई थी. उसमें आपको याद होगा कि मीडिया कई आम लोगों से जा जाकर पूछती थी कि आप यहां पर क्यों आए हैं, ठीक है. एंड लुक हाउ स्टूपिड इट वुड लुक कि लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़ इकट्ठी कर रखी है, पता है नहीं किस वजह से बैठे हो. 3 फार्म लॉस, ठीक है, 3 फार्म लॉस कुछ लोगों को इंपैक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली, लेकिन इतने सारे लोग हैं, क्या सबको इंपैक्ट कर रहे हैं? मुंह उठा के आ गए हो क्या, है ना. तो फार्म लॉस के बारे में पता होना चाहिए. एंड किसानों ने इस चीज में बड़ा ही तरीके से एजुकेटिव प्रोपेगेंडा किया था, जिसका मतलब यह है कि 3 बिल्स में क्या प्रॉब्लम्स है इन्होंने बच्चे बच्चे को समझाया था, अपने घरों के बच्चों तक को समझाया था कि क्या मुद्दे होते हैं
फार्म लॉस के अंदर, जिससे कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और प्रोटेस्ट उन्होंने रजिस्टर करवाया अपना। तो एनी बेसेंट ने भी यहाँ पर, उनके और उनके एसोसिएट्स ने यहाँ पर लोगों के बीच में होम रूल का मीनिंग क्या है और किस लिए हम ये मांग रहे हैं उसको प्रोपोगेट किया। तो इसके लिए इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की बॉम्बे से, जिसका नाम था यंग इंडिया। तो जमुना दास द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक, इन्होंने मिलकर यंग इंडिया को स्टार्ट किया। एनी बेसेंट ने खुद ने न्यू इंडिया, प्लीज नोट इट डाउन, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील, WEAL, ठीक है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील, इन दो जर्नल्स को स्टार्ट किया, जिसमें ये अपने विचारधारा को प्रोपेगेट कर रहे थे लोगों में। इसी के साथ साथ एक ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड, इसको भी सेटअप किया गया। इससे क्या होता था, इसमें लोगों से चंदा मांगा जाता था और उस चंदे का इस्तेमाल होता था पैम्फलेट्स छपाने और उनकी सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इससे भी लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है, राइट। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से इनको ज्वाइन किया, राइट। एंड इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स थे, दे वर क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ एनी बेसेंट एज वेल एज तिलक। ऑब्वियसली मैंने आपको सूरत स्प्लिट के टाइम पर भी बताया था कि फिरोज शाह मेहता और गोखले ये काफी अगेंस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट। तो इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स, दे वर नॉट परमिटेड टू बिकम द मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग और एक्सटेंड देयर सपोर्ट। लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स थे जिनका इत्तेफाक बनता जा रहा था होम रूल लीग के साथ, तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को छोड़कर होम रूल लीग को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इसमें ना, ये मैंने क्यों बताया, इस इंफॉर्मेशन का आप सोचोगे कि सर ये बताने की क्या जरूरत थी, आपने एक एक्स्ट्रा चीज बताई जो शायद यूज भी ना हो। यूज हो सकती है, आपके सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है जहां पर कहा हो कि मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइंड होम रूल लीग, या होम रूल लीग के जो मेंबर्स है दे वर रोब्ड इन फ्रॉम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, राइट। तो उस केस में वो स्टेटमेंट गलत होगी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स को अलाउड नहीं था, इसलिए ये बताया, ठीक है। जून 1917 आते आते सरकार ने डिसाइड किया कि अब पटका लगाएंगे एक, ठीक है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जून 1917 के आते आते। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक के ऊपर मुकदमा चलता है, ठीक है। इनके ऊपर अगेन चार्जेस लगते हैं कि ये डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इसको स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। और यहां पर इनको डिफेंड कौन करता है पता है, मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। मोहम्मद अली जिन्ना ही डिफेंड्स बाल गंगाधर तिलक, और वहां पर हाई कोर्ट बाल गंगाधर तिलक को एक्विट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब ही वॉज इन हिज सेंसेस, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टीशन में हम देखेंगे कि कितना बड़ा रोल जिन्ना का था टू पार्टीशन द कंट्री की। जिद पे अड़ चुके थे वो कि पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा अलग था, अभी तक जिन्ना वॉज इन हिज सेंसेस एंड ही ऑफर्ड डिफेंस टू बाल गंगाधर तिलक इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसकी वजह से एक्विट कर दिए गए थे, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक बाय द हाई कोर्ट। एंड इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि होम रूल लीग का इसका मतलब क्या है कि इसकी डिमांड करना अब लीगल है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद वो और एक्टिव हो गए। जून 1917 में सरकार ने फर्दर एक स्ट्रॉन्ग मेजर लेने के लिए एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया, राइट। एनी बेसेंट, BP वाडिया और जॉर्ज अरुंडे, ये तीनों लोग अरेस्ट हो गए थे। अब जब ये अरेस्ट इन्होंने किया तो सरकार को लगा तो ये था कि एनी बेसेंट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लीडर बन चुकी है, तो इस वजह से इसको अरेस्ट करने से हो सकता है कि हमारी ये मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ये दब जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, लोग और ज्यादा भड़क गए, राइट। इतना ज्यादा गुस्सा आया एनी बेसेंट के अरेस्ट पर कि सर S सुब्रमण्य अय्यर, राइट, इन्होंने अपना नाइटहुड गिव अप कर दिया और लोग बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट में, राइट, इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जितनी वायलेंस तो नहीं थी खैर, जितना पॉलिटिकल एक्टिविटी या जितना केओस पहले चल रहा था, अंग्रेजों को लगा था कि इनके अरेस्ट से शायद वो केओस कम होगा, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए गवर्नर जनरल ने इस टाइम पर एक कमेंट किया था कि दिस इज लाइक कटिंग शिवाज वाइफ, राइट। उसमें एक कथा है जिसमें ऐसा होता है कि शिव जी वो अपनी वाइफ, ठीक है, उनके पीसेस करते हैं। तो होता यह है कि व्हेन ही कट्स हिज वाइफ, तो उसमें पता लगता है कि दो बीवियां, ठीक है, हर एक पीस ने एक लिविंग फॉर्म ले ली है, ठीक है। जिस तरह से अंग्रेजों को हमारा कल्चर समझ लगता था, उन्होंने उसी हिसाब से अपनी ये स्टेटमेंट मारी, राइट। और मतलब भावनाओं को समझना, ठीक है। गवर्नर जनरल बेचारा बंदला गया था कि भाई अरे अरे ये क्या हो गया, हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, गमछा भी खुल गया हमारा। तो गवर्नर जनरल का एक्चुअली बड़ा बुरा हाल हो गया था यहाँ पर, राइट। तो ये समस्या से जूझ रहे थे बेचारे, ठीक है। फाइनली सरकार ने जब ये देखा तो सितंबर 1917 में इन्होंने कहा कि भाई
लेडीज़ के साथ ट्रीटमेंट सही करनी पड़ेगी, तो एनी बेसेंट को इन्होंने क्या किया, रिलीज कर दिया। राइट, अब 1917, ठीक है, 1917 में ये सारे इंसिडेंट्स हुए, और 1917 में ना जो हमने देखा कि एनी बेसेंट के सपोर्ट में अच्छा खासा प्रोटेस्ट भी हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि इस टाइम तक कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की रिकंसिलिएशन भी हो गई थी। दिसंबर 1915 में इनको अलाउ कर दिया था टू रीजॉइन द कांग्रेस, लेकिन ऐसे करके चल रहे थे ये लोग, ठीक है, मनमुटाव था काफी। राइट, तो उसके पीछे रीजन यही था कि 19 फरवरी 1915 में गोखले और 5 नवंबर 1950 में फिरोज शाह मेहता, इनकी डेथ हो गई थी। राइट, तो दरवाजे खुल गए थे, लेकिन रिकंसिलिएशन अभी हुई नहीं। जब होम रूल मूवमेंट ने 1916 के साल में काफी डेवलपमेंट्स की, तो कांग्रेस में बहुत से लोग, उनके ना हाथों में से खारिश हो रही थी कि यार करना है कुछ, ठीक है, होता है ना आपके भी कभी कभी मन में आता है कि यार कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और जब तक वो कर नहीं पाते ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है, ठीक है। राइट, वो फीलिंग आती है। यहां पर भी वही फीलिंग आ रही थी कांग्रेस में बैठे बहुत से मॉडरेट्स को भी। उनको भी लग रहा था कि यार हमारे लीडर्स, ये ना इन्होंने खुद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनको लग रहा था कि इनकी अप्रोच में उतना दम नहीं है। राइट, और हमें भी कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कांग्रेस भी बड़ी देर से डेड ऐसे बैठी हुई है। राइट, तो ट्रूस के लिए दरवाजे खुल गए, और ये ट्रूस फाइनली लखनऊ के 1916 के सेशन में होता है, ठीक है, लखनऊ के 1916 के सेशन में होता है। और यहां पर देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये ट्रूस पॉसिबल था, ठीक है। एक तो राइट, ये दिग्गज लोग, इनका देहांत हो गया था। राइट, तो दे वर नॉट देयर टू डिस्करेज दिस रिकंसिलिएशन। सेकेंडली, जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो क्यों हुआ था? Why did सूरत स्प्लिट टेक प्लेस? सूरत स्प्लिट इट टुक प्लेस वाई? क्योंकि सूरत स्प्लिट के टाइम पर जो उससे पहले जो 4 रेजोल्यूशंस थी, स्वराज, ठीक है, बॉयकॉट, इन सारी चीजों को लेकर जो इंटरप्रिटेशन थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की, वो अलग अलग थी। क्या स्वदेशी मूवमेंट चल रही है अभी? क्या बॉयकॉट और स्वराज के ऊपर कोई डिबेट चल रही है अभी? ये डिबेट और ये कंट्रोवर्सी मीनिंगलेस है। इस टाइम पर बिना किसी बात के ऐसे मुंह फुला के बैठना कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर सभी को यह समझ आ गई थी कि अगर डिवाइडेड कांग्रेस होगी तो अंग्रेजों को ज्यादा एडवांटेज मिलती है इससे। ये अंग्रेज शाणे क्या करते हैं, 1.5 शाणे, ये डिवाइडेड कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर धड़ धड़ के लाठियां लगाते थे, और मॉडरेट्स को बहुत ही फेक और बहुत ही लॉलीपॉप जैसे कंसेशन दे देते थे। राइट, तो उससे देश का भला नहीं हो रहा था। तो यहां पर माना गया कि हमें पॉलिटिकली यूनाइट होना पड़ेगा, और कांग्रेस उस टाइम पर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसलिए कांग्रेस डिवाइडेड अगर रहेगी तो स्वतंत्रता संग्राम में कमजोरी आएगी। तो डिवाइडेड कांग्रेस की लिमिटेशन सबको समझ लग गई थी। इसी के साथ साथ एनी बेसेंट और तिलक ने भी बहुत जोर लगाया। तिलक ने अपने स्वर बदल लिए पूरे के पूरे। राइट, तो जो भी चीजें बहुत विरोशियसली उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर बोली थी, अब उनकी अप्रोच में बहुत बड़ा चेंज है। Right, he is no longer using Ganpati and Shivaji festivals to, give his message of freedom struggle. Right, along with that, he is very humble, he is very down to earth towards his address to the British. ठीक है, ये ब्रिटिश के प्रति भी साफ बोलते थे पहले कि मैं क्राउन के प्रति अपनी पूरी वफादारी दिखाते हुए ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भारत में होम रूल की जरूरत है। इन्होंने अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स चेंज कर लिए थे। एनी बेसेंट ने भी काफी ज्यादा जोर लगाया था। इनफैक्ट एनी बेसेंट ने तो अपनी होम रूल लीग की लॉन्च डेट को भी डिले कर दिया था, बिकॉज शी वांटेड टू गिव कांग्रेस अ चांस टू पॉन्डर अपॉन। राइट, एंड लीडर्स की डेथ, इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो लखनऊ सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। इसी के साथ साथ लखनऊ सेशन में ना, ये सिर्फ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का पैचअप नहीं था, ये पैचअप मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी था, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने भी फैसला किया कि वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को। राइट, सो यहां पर जब ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं तो 20 अगस्त 1917 में राइट, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और अब अंग्रेजों को लगता है वही कि हे प्रभु, हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, गमछा इनका खुल गया था। राइट, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन की लोकसभा की तरह होता है, यहां पर ये अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की अब पॉलिसी क्या होगी कि हर एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की
इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन होगी कि ज्यादा से ज्यादा इनको इंक्लूड किया जाएगा इंडियंस को, राइट। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाएगा, यानी कि जो होम रूल की एक्चुअली डिमांड है उसके प्रति ना इन्होंने एक अपनी रजामंदी दिखाई कि हाँ अब हमारी पॉलिसी रहेगी दैट इंडियंस विल बी participating in increasing numbers in every branch of administration and self governing institutions, यानी कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन गवर्न करेगा, ठीक है। तो इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताया था। एंड देयर विल बी अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, कि क्या गवर्नमेंट बहुत ऐसे करके चलेगी कि ओह रिस्पॉन्सिबल हूं मैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक बॉडी होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब समझ लो, पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे, यहां पर भी समझ लो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जिसका काम होता है कानून बनाना। वो कानून पारित होते हैं, फिर असेंट होता है, वो एक्ट बन जाता है। इसी के साथ साथ ये लेजिस्लेटिव बॉडी, इसी बॉडी में से कुछ लोग, उनको क्या मिलते हैं, मंत्रालय, ठीक है, उनको मंत्रालय दिए जाते हैं, यानी कि पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, राइट। अब ये क्या बन गए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए। अब पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे हमें दिख भी रहा है कि अंग्रेजों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो समुंदर पार बैठी है उधर, राइट, यूरोप में, उसका कंट्रोल है वाइसरॉय के ऊपर। और क्या उनको पता लग सकता है कि भारतीय लोग किस परेशानी और दुविधा से जूझ रहे हैं? और उनको चुनता कौन है? ब्रिटिश। लंदन में रहने वाले लोग, उनको कुछ नहीं पता कि भारत में क्या सिचुएशन है। तो यहां पर क्या है कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स, इनको भारतीय लोग ही चुनेंगे, ठीक है, आप और हम जैसे लोग, ठीक है। इलेक्टोरेट, ये इंडिया में रहने वाले लोग इसको चुनेंगे। इन्हीं में से कुछ लोग मंत्रालय बनाएंगे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहे, अगर इनकी पावर ने इनको करप्ट कर दिया है, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है, यानी कि हटो, और नया मंत्रालय बनेगा फिर, ठीक है, नई सरकार बनेगी, राइट। तो ये मॉन्टेग की स्टेटमेंट ने अनाउंस कर दिया था। लेकिन यहां पर हमारे स्वतंत्रता संग्रामी खुश नहीं थे। रीजन भी कि ये भी पता लग रहा था लॉलीपॉप दी है। क्यों? क्योंकि आपने ये बताया नहीं कि इसको एग्जीक्यूट कब तक करोगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिए रखा, राइट। इसके बाद यहां पर इन्होंने कहा कि फैसला इतने बड़े देश का होने जा रहा है, लगभग 25-30 करोड़ तब भी जनता थी, हमारी पॉपुलेशन 20 से 30 करोड़ के बीच तब भी थी, लेकिन इसमें अकेली अंग्रेजी सरकार फैसला करेगी, राइट, कि व्हाट विल बी द नेचर एंड टाइमिंग टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट। और ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे कि भारतीयों के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इस वजह से मॉन्टेग की स्टेटमेंट में इतना दम महसूस नहीं हुआ हमें, राइट। इसी के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंसेशंस, पॉलिटिकल कंसेशंस थे, राइट, उसमें भी इतना दम नहीं रह गया, राइट। तो इसमें क्या था कि वॉर से पहले इन्होंने ये माना, हमारे लीडर्स ने ये माना कि हम वॉर में सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज हमें बाद में कंसेशंस देंगे, राइट। मॉन्टेग की स्टेटमेंट आई और मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड कौन थे? हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम पर, राइट। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायआर्की और कम्युनल इलेक्टोरेट्स को और बढ़ावा दिया गया। ये क्या बना था? यही मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बने थे, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कवर करूंगा, राइट। तो वहां पर इनसे ये लोग ना खुश थे ना ही सेटिस्फाइड थे। सो ग्राउंड्स वर नाउ रेडी, राइट, ग्राउंड्स वर नाउ रेडी कि अगली मास मूवमेंट की तैयारी की जाए। और एक और चीज, वॉर खत्म होने के बाद ना, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर देयर वाज अ ब्रूटल सप्रेशन बाय ब्रिटिश। उसका क्या रीजन है, आई विल टेल यू। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 11 नवंबर 11 बजे, ठीक है, 11 नवंबर 1918 में 11 नवंबर सुबह 11 बजे, राइट, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कम्स टू एन एंड। लेकिन वॉर के बाद लोगों को ना काफी सारी रियलाइजेशंस हुई, राइट। अंग्रेजों ने कहा कि डेमोक्रेसी, ठीक है, जबकि पता लगा काहे की डेमोक्रेसी, वॉर के टाइम पर दोनों पार्टियों ने, ठीक है, जर्मनी और उसके अलायंस और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब, इन्होंने ना एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछाला कि एक दूसरे की ना पोलें खोल दी। तो ये पता लगा कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं देने वाले ये, राइट। दूसरा, वॉर खत्म होने के बाद उल्टा इन्होंने क्या किया, हारी हुई पावर्स की कॉलोनीज को आपस में बांट लिया। तो इनकी मंशा पहले से ही नहीं थी कि वॉर के बाद कोई आजादी या डेमोक्रेसी मिलेगी, राइट। और रशियन रेवोल्यूशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। डिटेल हम वर्ल्ड हिस्ट्री में करते हैं इन P2I बैच। रशियन रेवोल्यूशन में देखो ऐसा था, थोड़ा सा समझा देता हूं, कि इसमें ना जितना भी हमारी भारत का जो स्वाधीनता थी अंग्रेजों के अंडर,
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों का लालच था, और ये लालच इमर्ज होता है अंग्रेजों की कैपिटलिज्म से, जिसमें प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन किसी भी हालत में ये जरूरी है। इसके लिए चाहे लेबर को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके रख देना हो, बच्चों से काम करवाना हो, राइट, किसी भी हद तक ये लोग जा सकते थे। रशिया में इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी इमर्ज होती है, राइट, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी कई बार उसको कह देते हैं, राइट। तो ये जो रेवोल्यूशन हुई थी इसको वर्कर्स रेवोल्यूशन भी कई बार कहते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म को उखाड़ा जा सकता है, इंपीरियलिज्म को उखाड़ा जा सकता है, ये पूरी दुनिया ने प्रत्यक्ष रूप से देखा, और इसकी गूंज भारत में भी पड़ी, और भारत के भी लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर रशिया में ऐसा हो सकता है, व्हाई नॉट इन इंडिया, हम क्यों नहीं इनका तख्ता पलट कर सकते, राइट। तो ये जो डिसकंटेंटमेंट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसके बाद सिचुएशन अब तैयार होगी फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए, राइट। एंड स्वदेशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम अगले सेशन में करेंगे। टिल देन मैं ये बता देता हूं कि स्वदेशी मूवमेंट फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक अपने एक केस के सिलसिले में लंदन जाते हैं। 1918 आते आते बाल गंगाधर तिलक को लंदन जाना पड़ता है। वहां पे वैलेंटीन चिरोल नाम के एक व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को रेफर किया होता है। किस तरह से? ही रेफर्स टू हिम एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये इसके ऊपर केस करते हैं, लंदन जाना पड़ता है, और पीछे से एनी बेसेंट में उतनी लीडरशिप नहीं होती कि वो इस मूवमेंट को लंबे समय के लिए सस्टेन कर सके। सो ग्रेजुअली मूवमेंट जो है वो फिजल आउट हो जाती है, राइट। एंड इसमें मीनवाइल जैसे अंग्रेजों की पुरानी आदत है, वो क्या करते हैं, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। वो होम रूल मूवमेंट, इसमें भले ही कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जुड़ गए हो, लेकिन इसमें ये क्या करते हैं कि एक तरफ थोड़ा सा सप्रेस किया इन्होंने, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स को जो एक्टिव पॉलिटिकल वॉलंटियर्स हैं उनको सप्रेस किया। मीनवाइल मॉन्टेग की स्टेटमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो उससे क्या है कि डिसएंचेंटेड तो थे लोग, लेकिन तब भी क्या है कि मॉडरेट्स में या जो लोग थोड़ा डरते हैं डंडे से ब्रिटिश के, वो कहते थे कि चल कुछ तो दे रहे हैं, अभी ले लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू करेंगे, राइट। तो इन सर्कमस्टांसेस के चलते अल्टीमेटली होम रूल लीग ये फिजल आउट हो जाती है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या था, क्या इसके अलग अलग पहलू हैं, राइट, और पिछले एक्ट से इसमें क्या डिफरेंस बेसिकली हम देख सकते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड विद द साहस सीरीज, इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव करके रखिएगा। और मेरे साथ अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप टेलीग्राम खोलेंगे, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CSLIVE स्पेस GROUP, CS लाइव ग्रुप, और उसके स्पेलिंग ठीक रखना, ठीक है, टाइपो एरर कई बार हो जाती है। ये CS लाइव ग्रुप आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अराउंड 26,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं हु आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द करंट अफेयर पोस्ट्स दैट आई कीप ऑन सेंडिंग देम, ठीक है। इससे आप भी फायदा ले सकते हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट PDFs आपके एग्जाम के लिहाज से मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, राइट। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप एक बुक अगर लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।